हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एसके केमिस्ट्री पॉइंट में। हमारा टॉपिक चल रहा था डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट के पार्ट हमने अब तक 2 देख लिए हैं, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था डायपोल मोमेंट का कंसेप्ट। दूसरे पार्ट में हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे। आज मैं बात करती हूँ डायपोल मोमेंट इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, उनका डायपोल मोमेंट हम कैसे देखते हैं ये हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो हमारा आज का डायपोल मोमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको अच्छे से देखते हैं। इसको पहले समझते हैं, फिर इसका कंसेप्ट बना लेंगे। तो डायपोल मोमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर में मैं एग्जांपल ले रही हूँ 1,2 डाइक्लोरो इथेन। 1,2 डाइक्लोरो इथेन। हमें पता है इसके दो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, एक होता है सिस और दूसरा होता है ट्रांस। अब मैं बात करूं सिस और ट्रांस में, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रांस आइसोमर में दोनों क्लोरीन लगा दी हमने एक दूसरे के अपोजिट साइड, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड। ये आपका हो गया ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथीन। अब हम इसमें डायपोल मोमेंट देखते हैं। तो हमें पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो जो है वो ज़्यादा होती है। क्लोरीन तो ये अपने बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन को इधर ले लेगा, तो इस पे आ जाएगा आपका पार्शियली पॉजिटिव और इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। यही सेम क्लोरीन कार्बन बॉन्ड यहाँ पे, बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इधर ले लिए, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। तो हमें पता है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन जो है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो दोनों सेम कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया μ1 μ1। अब दोनों का बीच का बॉन्ड एंगल जो है वो 180 डिग्री का है, थीटा यहाँ पे 180 डिग्री है, एक दूसरे के अपोजिट है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, 180 डिग्री एंगल है, तो इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और म्यू जो है वो आपका आ गया 0 यहाँ पे, यानी कि ये नॉन पोलर है। अब हम देखते हैं सिस 1,2 डाइक्लोरो इथीन, जिसमें मैंने दोनों क्लोरीन एक ही साइड लगा दिए हैं यहाँ पे। वो ही कि कार्बन क्लोरीन में से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, प्लस से माइनस डायरेक्शन प्लस से माइनस डायरेक्शन। अब हमें यहाँ पे पता है कि जो बॉन्ड एंगल है इन दोनों के बीच में वो 0 नहीं है, 180 भी नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे थीटा की वैल्यू है जो कि 0 से ज़्यादा है। अब 0 से ज़्यादा है यानी कि म्यू भी कुछ ना कुछ 0 से 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, यानी कि ये मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे पोलर हो गया। यहाँ पे हमने देखा कि ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथीन में म्यू जो है डायपोल मोमेंट है वो 0 होता है, इसमें 0 से ज़्यादा होता है, यानी कि हमने देखा ट्रांस की बजाय सिस जो 1,2 डाइक्लोरो इथीन होता है उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ पे एक कंसेप्ट बना लेते हैं, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, सेम सब्स्टिट्यूएंट दे रखे हैं यहाँ पे, तो हमारा जो सिस का जो डायपोल मोमेंट होता है वो ट्रांस से ज़्यादा होता है। यहाँ पे ये सेम सब्स्टिट्यूएंट ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, यहाँ पे भी ये माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ दूसरे एग्जाम्पल की, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट जो है वो डिफरेंट है, एक माइनस आई लगा रहा है इफेक्ट, दूसरा लगा रहा है प्लस आई, तब डायपोल मोमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट मैंने लगा लिए हैं यहाँ पे CH3, दूसरा लगा लिया है Cl, एक दूसरे के अपोजिट लगा लिए, ट्रांस इसका आइसोमर हमने यहाँ पे बना लिया। अब हमें पता है कि CH3 का जो इफेक्ट होता है वो प्लस आई इफेक्ट होता है, ये हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं। CH3 का प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कार्बन को दे देता है और इस पे के ऊपर पार्शियली जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे Cl का जो है वो माइनस आई इफेक्ट वर्क करता है,
यानी कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इस पे पार्शियली पॉजिटिव और इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब हमें डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। यहाँ पे दोनों अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं, क्योंकि एक कार्बन CH3 बॉन्ड है, इसको मैंने मान लिया μ1। दूसरा बॉन्ड है आपका कार्बन क्लोरीन, जिसको मैंने मान लिया है μ2। ये यहाँ पे इसकी डायरेक्शन होगी प्लस से माइनस की तरफ। अब ये हमें पता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, यानी कि थीटा जो है वो 0 डिग्री। थीटा जो 0 होता है, तो हमें पता है हमारा केस थर्ड जो डायपोल मोमेंट होता है वो जो है वो दुगना होता है किसी एक डायपोल मोमेंट के। तो यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, यानी कि यहाँ पे जो म्यू है वो 0 से ज़्यादा ही आएगा, नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे हो गया पोलर। ये हमने बात करी इसके ट्रांस की। अब इसका सिस आइसोमर हम यहाँ पे देखते हैं। H एक साइड है, सेम साइड हमने दोनों सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए हैं, ये हो गया इसका सिस। अब हमें पता है कि कार्बन और इसका प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो वो ही आपका इस पे पार्शियली पॉजिटिव, इस पे पार्शियली नेगेटिव। यहाँ पे कार्बन Cl का माइनस आई इफेक्ट वर्क कर रहा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये दे देता है, तो यहाँ पे इसके माइनस आई इफेक्ट, ये प्लस आई। अब डायरेक्शन हमें पता है प्लस से माइनस की ओर होती है, तो ये यहाँ पे इसका μ1 मान लिया मैग्नीट्यूड मैंने, और यहाँ पे मैंने मान लिया प्लस से माइनस की तरफ μ2। अब हमें थीटा देखना है, थीटा कितना है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये यहाँ पे जो ये वेक्टर है, ये इसका हम होता है हेड पार्ट और ये होता है इसका टेल पार्ट। तो यहाँ पे हमें कंसेप्ट देखना है, एक चीज़ समझनी है। अगर हेड टू हेड कांटेक्ट हो तो ही हम थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर टेल टू टेल कांटेक्ट है तो हम थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो हेड टू टेल कांटेक्ट है, यानी कि हम थीटा पता नहीं लगा सकते हैं कितना थीटा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें या तो ये वाला जो है मैंने ये लिया है, इसको आगे बढ़ा देते हैं, और ये जो है आपका ऐसे की ऐसा। तो यहाँ पे टेल टू टेल कांटेक्ट आ गया, यानी कि थीटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि थीटा जो है वो 0 से ज़्यादा है। और अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही रखूँ और उसको जो ये वाला है इसको मैंने पीछे बढ़ा दिया, इसको, तो यहाँ पे ये हेड टू हेड कांटेक्ट है, तो हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हाँ, अगर हमें थीटा अगर हेड टू टेल आ गया तो हमें थीटा को कैलकुलेट करने के लिए या तो हम इसको आगे बढ़ा दें फिर थीटा देख लें, या फिर इसको पीछे ले जाएं फिर थीटा देख लें, यानी कि हमारा जो कांटेक्ट है हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल कांटेक्ट होना चाहिए। अब हमें पता है कि यहाँ पे थीटा जो है वो 0 नहीं है, 0 से ज़्यादा है, यानी कि जो म्यू आएगा वो हमारा 0 नहीं आएगा, उससे ज़्यादा ही आएगा, तो मॉलिक्यूल जो है हमारा पोलर है। तो हमारा ट्रांस भी पोलर है और सिस भी पोलर है, अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग लगे हुए हैं। अब यहाँ पे हमें देखते हैं कि किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। तो हमें पता है हम इधर से इधर जा रहे हैं तो थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। थीटा हमें कंसेप्ट पता है कि म्यू जो होता है वो थीटा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है म्यू कम होता है। इधर से इधर जा रहे हैं, हमारा थीटा बढ़ रहा है, म्यू कम हो रहा है, यानी कि हम बात करें ट्रांस का जो है वो ज़्यादा हो जाएगा डायपोल मोमेंट सिस से। इस तरह से हमने यहाँ पे देखा, हम यहाँ पे कंसेप्ट बना सकते हैं कि अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो सिस का जो है वो डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है ट्रांस से। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं आपके सेम इफेक्ट वाले, अगर आपका डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है तो आपका ट्रांस
का डायपोल मोमेंट जो है वो सिस से ज़्यादा होता है। कैसे होता है ये हमने समझ लिया है, इसको हम ध्यान भी रख सकते हैं अब, इसीलिए हमें ध्यान रह जाएगा। अब मैं बात करती हूँ डायपोल मोमेंट ऑफ ओपन बुक शेप मॉलिक्यूल की। डायपोल मोमेंट ऑफ ओपन शेप मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल होते हैं जो ओपन शेप मॉलिक्यूल, ओपन बुक शेप मॉलिक्यूल कहलाते हैं हमारे? तो ओपन बुक शेप मॉलिक्यूल हमने ले लिया H2O2, H2Cl2, इस टाइप के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ओपन बुक शेप कहलाते हैं। इनकी स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे होती है। और इसमें ये जो लोन पेयर होते हैं दो, वो ऐसे। तो ये मॉलिक्यूल जो ओपन शेप मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा पोलर होते हैं। ये हमें ध्यान रखना। पोलर क्यों होते हैं? क्योंकि जो ये डायपोल, जो लोन पेयर है, इनकी वजह से कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होता है, रिजल्टेंट कुछ ना कुछ इनका डायपोल मोमेंट होता है। इस वजह से जो है वो आपके ये 3D में ऐसे अरेंज रहते हैं कि इनका डायपोल मोमेंट एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होता, कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट आता है। इस वजह से जो ये मॉलिक्यूल है ओपन बुक शेप मॉलिक्यूल, वो कैसे होते हैं? पोलर इन नेचर। अब क्लोज बुक में तो हम देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल, जैसे ये कोई बुक है, ये क्लोज है, तो इसका जो है आपका ये ऐसी शेप है इसकी, ये लोन पेयर है आपके दोनों। अब इस बुक को हमने ओपन कर लिया इस तरह से, तो ये यहाँ पे मॉलिक्यूल ऐसे होता है। ये इनके लोन पेयर होते हैं जिनका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होता है, इस वजह से ये कैंसिल आउट नहीं हो पाता। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल है वो आपके पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं। अब इसको हम देखें तो यहाँ पे मैं लूँ, इस बॉन्ड के बीच में अगर मैं बेंजीन रिंग एंटर करवा दूँ तो वही आपका ओपन शेप मॉलिक्यूल आ जाएगा, ओपन बुक शेप OH OH। तो ये यहाँ पे पोलर हो गया, SH इस टाइप के मॉलिक्यूल अगर हमें दिख जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल ओपन बुक शेप मॉलिक्यूल होते हैं। और ये जो होते हैं वो पोलर इन नेचर होते हैं, इनका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होता है। तो अगर हम देखें, जल्दीबाजी में हम क्या कर जाते हैं, हमें ऐसे दिख गया कि OH OH ग्रुप लगा हुआ है, तो एक इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, यानी कि μ0, यानी कि ये मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर हो गया। लेकिन ये ओपन बुक शेप मॉलिक्यूल है, इसकी स्ट्रक्चर 3D में ऐसे होती है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है कि ये जो मॉलिक्यूल होता है वो नॉन पोलर ना होके पोलर मॉलिक्यूल होता है, ऐसे कहना गलत होगा। अब मैं बात करती हूँ कुछ क्वेश्चंस की। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट हमें लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं हमने कंसेप्ट सीख लिया। अब हम देखते हैं। अब मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन ले रही हूँ जिसमें मैं बात कर रही हूँ आपके 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन और आपका 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। अब हमें इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, यानी कि डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है वो पहले देखना है। अभी हमें पता है कि कार्बन और जो क्लोरीन है उसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, प्लस से माइनस डायरेक्शन में। ये ऐसे इसका डायपोल मोमेंट ऐसे होगा, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ थीटा है और यहाँ पे जो है वो थीटा आपका बढ़ रहा है। यहाँ पे 180 हो गया, यहाँ पे 120 हो गया, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 180 है थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। अब हमें कंसेप्ट पता है कि जो
म्यू होता है वो थीटा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आपका थीटा बढ़ता है आपकी म्यू की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है, यानी कि यहाँ पे आ गया फर्स्ट का ज़्यादा, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन हम कंसेप्ट लगा के सोल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ मैं यहाँ पे BF3 H2O NF3 और NH3। अब हमें देखना है कि इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, इसका हमें पता है कि ये रेगुलर शेप है, ये हमने देख लिया है। इसमें जो रेगुलर शेप है इस वजह से इसका डायपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो है, यानी कि सबसे कम तो आपका चौथे का आ गया। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड इनमें हम देखते हैं, तो कैसे देखेंगे, पहले इनकी शेप देख लेते हैं। तो H2O की शेप हमारी ऐसे होती है, जिसमें लोन पेयर होता है। NF3 हमारा इस शेप में होता है, या हाइब्रिडाइजेशन से हम शेप इजीली निकाल सकते हैं। और NH3 की जो शेप होती है वो इसकी शेप में, इसमें दो लोन पेयर होता है। NH3 की शेप जो है वो ऐसी होती है। अब यहाँ पे हमें पता लगाना है कि किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है किसका कम है। तो हमें पता है कि यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन देखते हैं हम पहले, NF3 और NH3 का। तो हमें पता है कि लोन पेयर की तरफ वजह से डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो लोन पेयर ये यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा। इसमें भी यहाँ पे लोन पेयर है, तो नीचे की तरफ, तो रिजल्टेंट जो हो गया वो हमारा ये तीन तीन है, ये ऐसे और ऐसे एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट है। रिजल्टेंट नीचे आएगा कुछ इसका डायपोल मोमेंट। और यहाँ पे इसमें हम बात करें, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हमारा जो डायपोल मोमेंट होगा वो तीनों का ऐसे होगा, यानी कि रिजल्टेंट जो है वो जुड़ रहा है, यानी कि डायपोल मोमेंट यहाँ पे NH3 का ज़्यादा आ जाता है। NF3 से हमने देख लिया क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन में है, कुछ कैंसिल आउट हो जाता है। और अब हम इसमें बात करें H2O के, तो H2O में हमें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इन दोनों से ही ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जितना ज़्यादा होता है डायपोल उसका मोमेंट उसका उतना ही ज़्यादा होता है। प्लस यहाँ पे दो दो लोन पेयर लगे हुए हैं, उनका भी डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ, इसका भी डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ ऐड हो रहे हैं, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट आ गया हमारा H2O का, उसके बाद में आ गया हमारा NH3 का, उसके बाद में NF3 का, इसके इस तरह से इसके बाद में आ गया BF3 का। इस तरह से अगर हमें कंसेप्ट पता है तो इजीली इस टाइप के क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे आपका CH3Cl, CH3Cl2, CH3Cl3 और CCl4, जिसमें हमें इसका तो पता ही है कि इसकी आइडियल टेट्राहेड्रल शेप होती है, तो इसका तो म्यू आ गया 0। अब इसमें किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है ये हम देखते हैं। ये हमें पता है कि यहाँ पे CH3Cl में जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा है, यानी कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींच लेगा। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे एक ही Cl है, यानी कि सारे के सारे ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। चार्ज सेपरेशन जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है, Q की वैल्यू। अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे दो दो Cl आपके लगे हुए हैं, दो दो Cl लगे होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है CH2Cl, CH, चार ही वैलेंसी होती है कार्बन की, तो यहाँ पे चार्ज जो है वो बट जाता है थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा Q की वैल्यू जो है वो कम आती है, चार्ज सेपरेशन क्योंकि यहाँ पे दो बॉन्ड के बीच में बट गया है, इसमें यहाँ पे अकेला ही है। और CH3Cl की बात करें हम, यहाँ पे तीन बॉन्ड के बीच में जो है वो चार्ज बट जाएगा हमारा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन क्यों कम हो गया। अब हमें पता है कि
ये फॉर्मूला Q इंटू डी होता है म्यू का, तो चार्ज सेपरेशन जितना ज़्यादा होता है म्यू की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होती है, यानी कि इसका आ गया हमारा ये ऑर्डर। तो इस तरह से हम कंसेप्ट लगा के इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब एक एग्जांपल और देखते हैं हम इसका, बहुत ही मतलब अच्छा एग्जाम्पल है, कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा ये आपके, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे कंसेप्ट फेल हो जाती है। ये पहले हमें एग्जाम्पल ये ऑब्जर्व किया गया था इसका डायपोल मोमेंट, उसके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया था। तो हमें यहाँ पे पता है कि जैसे जैसे अब अगर हम यहाँ पे कंसेप्ट लगाते हैं तो हमें पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और जो आपके आयोडीन की है उसकी सबसे कम हो रही है यहाँ पे, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट लगाते हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर से इधर जाने पे क्या हो रही है, कम हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम होगा तो चार्ज सेपरेशन कम होगा, चार्ज सेपरेशन कम होगा तो हमारा म्यू की वैल्यू जो है वो कम आएगी। यानी कि ये वाला जो आपका ऑर्डर होना चाहिए था ऐसे, CH3F का जो है वो ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन अगर यहाँ पे मैं साइज का कंसेप्ट लगाती हूँ, साइज में हमें पता है कि फ्लोरीन की साइज कम है, क्लोरीन की ज़्यादा है, ब्रोमीन की उससे ज़्यादा है, आयोडीन की सबसे ज़्यादा है। तो साइज का कंसेप्ट अब लगाते हैं साइज ऑफ हैलोजन का। साइज ऑफ हैलोजन का तो यहाँ पे जो है वो डी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, डी इंक्रीज हो रहा है तो म्यू की वैल्यू भी आपके क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये वाला कंसेप्ट कह रहा है कि म्यू की वैल्यू इंक्रीज होती डिक्रीज होती है, ये वाला कह रहा है इंक्रीज होती है। लेकिन जो आपका इसमें रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आता है वो कुछ अलग ही आता है, ये हमें ध्यान रखना है, ये ऑब्जर्व किया गया था। तो सबसे ज़्यादा CH3Cl का आएगा, फिर CH3F का आएगा, फिर CH3Br का आएगा, फिर आएगा आपका CH3I का। इस तरह से यहाँ पे ये ऑर्डर होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं डायपोल मोमेंट की यूनिट के बारे में। तो डायपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है वो, इसमें हम बात करेंगे यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है वो डिबाई होती है, और एक डिबाई जो है वो किसके बराबर होती है, 1 × 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर के। ये डायपोल मोमेंट की जो है वो डिबाई यूनिट होती है और एक इसके बराबर होती है। अब हम नेक्स्ट इसका लास्ट जो पार्ट है उसमें देखेंगे डायपोल मोमेंट और परसेंट आयनिक करेक्टर, जिसका आपका IIT JEE नीट में क्वेश्चन आते हैं आपके इसके न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। आज हम यहीं तक रखेंगे, कल इसका लास्ट पार्ट देखेंगे, इम्पोर्टेंट पार्ट है। थैंक यू।